तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि श्वसन किसे कहते हैं तथा श्वसन कितने प्रकार का होता है, इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि श्वसन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि श्वसन आखिर में वास्तव में होता क्या है। ठीक है, श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन सभी सजीवों के शरीर में होने वाला एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है। ठीक है, यानी श्वसन जो है वो सभी सजीवों के शरीर में होने वाला एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है, चाहे वह कोई भी सजीव हो। ठीक, चाहे वह एक कोष की सजीव हो, चाहे बहुकोष की हो, ठीक, चाहे कोई जंतु हो या फिर कोई पेड़ पौधा हो, उन सभी के शरीर में श्वसन होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और उन सभी सजीवों को ऊर्जा मिलता कहाँ से है? तो श्वसन से मिलता है। अतः हम लोग इसका परिभाषा लिख सकते हैं, श्वसन का परिभाषा लिख सकते हैं कि सजीवों द्वारा ठीक है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है, यानी सभी सजीवों द्वारा कहाँ से? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। श्वसन मतलब यह नहीं होता कि सांस लेना, सांस ले रहे हैं तो श्वसन हो रहा है, नहीं, श्वसन का मतलब ये नहीं होता। श्वसन का मतलब ये होता है कि कोई भी सजीव है यदि वो भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर रहा, ऊर्जा बना रहा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? श्वसन बोलेंगे। ठीक है, अब बताइए सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, आखिर में यह ऊर्जा आता कहाँ से है? ठीक है, तो हम जानते हैं इस पूरे पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का केवल एक ही स्रोत है, वो भी कौन सा है? सूर्य है। ठीक है, सभी सजीव जो है प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हम लोग को भी देखिए, ठीक है, किसी न किसी तरह सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कोई भी जीव रहे, ठीक है, कोई भी छोटा से छोटा जीव, बड़ा से बड़ा जीव, कोई भी पेड़ पौधा, सबको ऊर्जा मिल रहा है, तो कहाँ से मिल रहा है? सूर्य से। हम जानते हैं सभी के सभी जंतु पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, कोई भी जंतु, हम लोग भी देखिए किस पे निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधों पे निर्भर रहते हैं। क्यों पेड़ पौधों पे निर्भर रहते हैं? क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। अब पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बना पाते हैं? ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अच्छा बताइए, अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तो उसमें होता क्या है? जो सूर्य का जो प्रकाश ऊर्जा है ना, ठीक है, अब जो पौधों के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है, वो प्रकाश ऊर्जा को, ठीक है, जब भोजन बनाता है ना, मान लीजिए पौधे अपने भोजन के रूप में कौन सी बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोल लीजिए या फिर, ठीक है, ग्लूकोज बोलिए या फिर कौन सी? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हम ग्लूकोज बोल रहे हैं। ठीक है, यानी पौधे अपने भोजन के रूप में जब ग्लूकोज बनाते हैं ना, इस ग्लूकोज में जानते क्या होता है? जो सूर्य से प्रकाश ऊर्जा आता है ना, ठीक है, उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल करके इसी ग्लूकोज में स्टोर कर दिया जाता है। किसको द्वारा? पौधों द्वारा। यानी पौधों के अंदर जो क्लोरोफिल है ना, वो देखिए ग्लूकोज में किसको पैक कर दिया है? सूर्य के ऊर्जा को। किसके रूप में? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, यानी हम अभी तक आपको यही बताए हैं कि पौधे क्या करते हैं? पौधों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ये जब अपना भोजन बनाते हैं ना, भोजन बनाते हैं मतलब ग्लूकोज बनाते हैं, अब उस ग्लूकोज में क्या कर देते हैं? जो सौर का ऊर्जा आता है, सौर ऊर्जा जिसको बोलते हैं, यानी प्रकाश ऊर्जा, उस प्रकाश ऊर्जा को बदल लेते हैं रासायनिक ऊर्जा के रूप में। रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदल करके उसको यानी ग्लूकोज में क्या कर देते हैं? पैक कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? जा करके पौधों से ग्लूकोज, मान लीजिए हम लोग खाते हैं ना, मान लीजिए भोजन के रूप में हम लोग क्या करते हैं? पौधों से क्या करते हैं? ग्लूकोज ले लेते हैं। अब पौधों से जब ग्लूकोज हम लोग खाएंगे, अब बताइए ग्लूकोज के साथ साथ कौन सी गया? वो रासायनिक ऊर्जा जो पौधे का किए थे, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बांध करके अपने अंदर रखे थे, उसको जब हम लोग ग्रहण करेंगे तो वो ऊर्जा हम लोग के अंदर गया ग्लूकोज के रूप में। अभी तो ऊर्जा ग्लूकोज में है, अभी ग्लूकोज बाहर कैसे ऊर्जा कैसे निकलेगा ग्लूकोज में से? तो उस ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए हमको कौन सी क्रिया करना पड़ेगा? श्वसन। कैसे होता है श्वसन? हम लोग लेते हैं सांस, जब सांस लेंगे तो क्या जाएगा? हमारे अंदर, शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाएगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? उस ग्लूकोज को तोड़ेगा, और जब ग्लूकोज को तोड़ेगा तो उसमें से कौन सी पैक था? उसमें ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा पैक था ना, तो वह ऊर्जा का निकलेगा? बाहर निकलेगा। और जब ऊर्जा बाहर निकलेगा तो हमारे शरीर को क्या मिल जाएगा? ऊर्जा मिल जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं इस तरह से, ये तो हम अपना बात बता दिए, सभी सजीवों को शरीर में इसी प्रकार से ऊर्जा मिलता है। ठीक है, जब वह कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, उसमें मान लीजिए भोजन के रूप में क्या करेंगे? ग्लूकोज। मान लीजिए हम लोग अपना एग्जाम्पल ले रहे हैं, भोजन के रूप में कौन सी ग्रहण करेंगे? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज अंदर जाके टूटेगा, कब टूटेगा? जब उसके अंदर मान लीजिए कोई भी जीव है, कोई भी
जीव है उसके अंदर कौन क्रिया होगा, श्वसन की क्रिया होगा, तभी वो टूटेगा। श्वसन की क्रिया किसकी उपस्थिति में होता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाता है, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगा। जो ग्लूकोज टूटेगा फटाक से कौन सी मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, श्वसन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो परिभाषा बताएं आप लोगों को कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। यहाँ देखिए श्वसन का यहाँ समीकरण भी एक लिखे हैं, ठीक है। देख लीजिए हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, कौन सी सांस लेते हैं, कौन सी अंदर जाता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है। जब देखिए भोजन ग्रहण किए, हमारे अंदर शरीर के अंदर भोजन है, भोजन किसके रूप में है, ग्लूकोज के रूप में। यहाँ देखिए ग्लूकोज का फार्मूला भी हम लिखे हैं, ठीक है ना। देखिए भोजन ग्रहण किए हैं, ऑक्सीजन बाहर से लिए हैं, दोनों आपस में क्या करेगा, क्रिया करेगा। क्रिया करने का मतलब ये जो ऑक्सीजन भोजन को तोड़ता है, ठीक है। जब भोजन को तोड़ेगा तो वहाँ से देखिए एक गैस निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और थोड़ा सा कौन सी निकलेगा, पानी निकलेगा, और बहुत सारा कौन सी निकलेगा, ऊर्जा। कौन सी निकलेगा, ऊर्जा। जब बहुत सारा ऊर्जा निकलेगा ना, तो ऊर्जा एक स्थान पर इकट्ठा होकर के, ठीक है ना, एक ऊर्जा का पैकेट बना देता है, ठीक है। एक ऊर्जा का मुद्रा बोल दीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सी, एटीपी, ठीक है। यानी जो ऊर्जा का निर्माण होता है किसके रूप में, एटीपी, यानी इसको बोलते हैं एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट याद कर लीजिए, कभी कभी ऑप्शन में पूछ देता है एटीपी का फुल फॉर्म, तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है, ठीक है। अब और अच्छे से समझिए, ठीक है ना। अभी देखिए अब हम बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी अब बहुत एडवांस तक हम लोग चलेंगे, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी आपको बताएं जब श्वसन की क्रिया होती है तो हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया के समय देख लीजिए ऊर्जा तो बन ही रहा है, उसके साथ साथ दो चीज़ें और बन रहा है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का कोनो काम नहीं रहता हमारे शरीर में, उसको हम क्या करते हैं, सांस के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। और जल भी देख लीजिए गर्मी और पसीने वसीने के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, या फिर यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से देख रहे हैं कि श्वसन जो है ना वो एक प्रकार का दहन अपक्रिया है। क्या, कैसे अपक्रिया, दहन अपक्रिया। दहन मतलब क्या होता है, देख लीजिए यानी जो भोजन के रूप में हम लोग कौन से ग्लूकोज को ग्रहण किए हैं ना, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। यानी हम लोग जब भोजन को ग्रहण किए हैं वो ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज के रूप में पच गया है, वो कहाँ गया, कोशिका में गया होगा। अब कोशिका में गया होगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन भी पहुँचा हो गया। अभी ऑक्सीजन उसको क्या करेगा, जलाएगा। जब उसको जलाएगा तो वहीं से कौन सी निकलेगा, बहुत सारा ऊर्जा निकलेगा। और कौन चीज़ जलता तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता ही निकलता है, और थोड़ा सा कौन सी बनेगा, पानी बनेगा। इसलिए ठीक ना, यानी श्वसन एक प्रकार का कैसी अपक्रिया है, दहन अपक्रिया। इस श्वसन के माध्यम से यदि श्वसन की क्रिया आपके शरीर में हो रहा है ना, तो आपका वजन भी घटता है, बहुत कम घटेगा लेकिन आपका वजन भी घटेगा। सोचिए आपके अंदर श्वसन की क्रिया हो रही है, और श्वसन कैसा अपक्रिया है, ये देख लीजिए एक दहन अपक्रिया है। इसमें ग्लूकोज टूटता है, ठीक ना, ग्लूकोज टूट करके देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा, बहुत सारा कौन बनेगा, ऊर्जा बनेगा, ठीक ना। तो श्वसन एक कैसी अपक्रिया है, श्वसन एक दहन अपक्रिया है। श्वसन को दहन अपक्रिया भी बोला जा सकता है, ठीक है। अब श्वसन को एक प्रकार से और एक अपक्रिया का नाम दिया जा सकता है। श्वसन जो है ना वो अपचयी अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया, अपचयी। देखिए हमारे शरीर में दो प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं होती है, एक उपचयी और एक अपचयी। अपचयी अपक्रिया में क्या, देखिए जब कोई भी चीज टूटता है, ठीक है ना, जटिल से सरल में टूटता है उसको बोलते हैं कौन सी, अपचयी। जब कोई चीज जुट करके यानी सरल से जटिल बनता है उसको बोलते हैं उपचयी। लेकिन यहाँ टूट रहा का कौन सी, भोजन देखिए छोटे छोटे भोजन एकदम पूरा टूट करके कौन सी बना रहा है, ऊर्जा बना रहा है। इसलिए श्वसन कैसा अपक्रिया है, तो अपचयी क्रिया। कैसा क्रिया, अपचयी। चाहे अपचयी क्रिया बोलिए चाहे दहन क्रिया बोलिए, ठीक, कौन सी, दहन अपक्रिया बोलिए, या फिर इसको एक नाम से और बोला जा सकता है। ध्यान से देखिएगा जब हाई अपक्रिया होता है ना, ठीक ना, श्वसन की क्रिया होता है ना, तो हमारे शरीर में बहुत सारा कौन सी बनता है, ऊर्जा बनता है। ये ऊर्जा देखिए, ये जो ऊर्जा है ना, ठीक ना, ये ऊर्जा उष्मा में बदल जाता है। इसीलिए तो हमारा शरीर क्या होता है, देखिए गर्म है। शरीर के तापमान को बनाए रखने में भी किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो इस श्वसन का। जब ऊर्जा उष्मा निकल रहा है इसलिए इसको एक नाम और बोलते हैं, इसके इस अपक्रिया को एक नाम से और जानते हैं, ये एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ऐसी अपक्रिया जिसमें उष्मा निकलता है उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। थर्मल से उष्मा निकल रहा है का, इसलिए कैसा अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ठीक है ना। ये तो बेसिक चीज हम लोग अभी तक पढ़े हैं श्वसन के बारे में, ठीक है ना। जो कुछ भी हम लिखेंगे ना, मतलब बोलेंगे समझाएंगे,
मैक्सिमम चीज़ आपको बोर्ड पे लिखा हुआ मिल जाएगा, हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। लिखने से ज़्यादा क्या होता है, टाइम बर्बाद होता है। बस हम आपको अच्छे से समझाना चाहते हैं, ठीक है। समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। तो देख लीजिए, अब यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिख दिए, भोजन के रूप में हम लोग कौन सी ग्रहण करते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। सांस लिए, कौन सी गया है, ऑक्सीजन अंदर गया। अब ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को क्या करेगा, तोड़ेगा। ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगा तो कौन सी बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। अब देखिए इतना ज़्यादा कौन सी मिल रहा, ऊर्जा, यानी 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रहा, ठीक है। यानी जब एक ग्लूकोज का अणु टूटता है तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। जब उतना बोलिए या फिर इसी 673 किलो कैलोरी ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं 38 ATP के बराबर होता है। यानी जब भी ऊर्जा को हम लोग, यानी हमारे शरीर में ऊर्जा निकलेगा ना, उसका जब हम लोग माप करेंगे ना तो ATP के रूप में करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ग्लूकोज का एक अणु जब टूटता है तो कितना ऊर्जा का निर्माण होता है, तो 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। यानी हम लोग जो खाना खाए हैं उसमें से बचा होगा ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज कोशिका में गया होगा। एक ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन आकर के क्या करेगा, तोड़ेगा, नहीं जलाएगा, उसमें से कितना ATP ऊर्जा निकलेगा, तो 38 ATP ऊर्जा निकलता है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं अभी आप लोग श्वसन के बारे में थोड़ा सा समझे होंगे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे, अभी हम लोग बहुत एडवांस तक इसको पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अभी बताइए, श्वसन मतलब इतना समझ में आया होगा, सांस लेना नहीं होता है, ठीक है ना। सांस लेना तो श्वसन का एक छोटा सा भाग है, ठीक है। सांस के माध्यम से क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, उसी ऑक्सीजन के माध्यम से ग्लूकोज टूटता है, नहीं जलता है। हम जानते हैं किसी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब देखिए, आप कहीं पर भी आग लगाते हैं, यदि वहाँ ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो आग नहीं जलेगा। हमारे देखिए कोशिका में भी आग लगाना है तो वहाँ कौन चीज़ चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। आग लगेगा तभी तो ऊर्जा बनेगा, यानी आग लगने का मतलब दहन होगा, ठीक है ना। कोशिका कह रहे हैं, ग्लूकोज को जलाना तो वहाँ ऑक्सीजन चाहिए। देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होता है, दहन होता है, हमको कौन सी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, श्वसन बोलते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, हाई समीकरण परिभाषा लिख लीजिएगा, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। है आप भोजन लिख लीजिएगा, ऑक्सीजन लिख लीजिए, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, वायु से, कब, जब सांस लेंगे तब, ठीक है। अब इसका क्या होगा, दहन होगा। क्या होगा, दहन होगा। दहन होने के बाद कौन सी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी बनेगा और ऊर्जा का निर्माण होगा। ऊर्जा किसके रूप में रहेगा, ATP के रूप में रहेगा, ठीक है। अब एक ग्लूकोज भोजन के रूप में क्या करेंगे, ग्रहण ग्लूकोज करेंगे, ठीक है। जब ग्लूकोज को ग्रहण करेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा हमको, वायु से, यानी वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, ठीक है। देखिए जलेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और, ठीक है। कितना ATP ऊर्जा, 38 ATP ऊर्जा। ATP का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट क्या होता है, ATP का फुल फॉर्म, ठीक है। अब देखिए, ठीक, सभी जंतुओं में, कोई भी जंतु हो ना, उसमें श्वसन की क्रिया को ना, श्वसन की क्रियाविधि को 3 भागों में बांटा गया है। श्वसन का प्रकार नहीं बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, श्वसन का प्रकार नहीं है। श्वसन की क्रियाविधि को, यानी जो ऊर्जा बन रहा है ना, इसको टोटल 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है, ठीक है। पहला कौन सी, बाह्य श्वसन, दूसरा गैसीय विनिमय, तीसरा कौन सी है, कोशिकीय श्वसन। इसको समझ लिए। बाह्य श्वसन का मतलब क्या होता है, ठीक है। बाह्य श्वसन का मतलब यही होता है, हम ऑक्सीजन को बाहर से अंदर ले गए, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले आए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य श्वसन, ठीक। देख लिए, इसमें वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। यानी इसी क्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास भी बोलते हैं, यानी सांस लेना भी बोलते हैं। देख लीजिए, अभी आगे पढ़ेंगे श्वासोच्छ्वास क्या होता है, यानी सांस लेना क्या होता है, उसको आगे पढ़ेंगे। इतना समझ लीजिए, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेते हैं, इसी को तो बोलते हैं कौन चीज़, सांस लेना, इसी को बोलते हैं ना। तो यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन की क्रियाविधि में कौन चीज, इसको बोलते हैं बाह्य श्वसन। देखिए ये क्या हो रहा है, कोशिका के बाहर हो रहा है ना, खाली का ऑक्सीजन को ग्रहण किए, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिए, इसको बोलेंगे बाह्य श्वसन। दूसरा कौन सी है, गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय मतलब गैसों का आदान प्रदान। अब कैसे गैसों का आदान प्रदान होगा, अभी हम सांस लिए, तो सांस कहाँ गया, फेफड़ा में गया होगा, फेफड़ा के कहाँ गया होगा, कुपिका में गया होगा, जिसको वायुकोश बोलते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे वायुकोश का होता है, ठीक है। वायुकोश में गया होगा। अब उस वायुकोश में देखिए ऑक्सीजन गया है, और बाहर से खून जो है वहाँ से, मतलब पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड भी लेके आया होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड देख लीजिए, यही कुपिका में छोड़ करके ऑक्सीजन को लेकर के चला जाता है। तो देख रहे हैं गैसों का आदान प्रदान हो गया का, गैसों का आदान प्रदान मतलब ऑक्सीजन जो है वो पूरे ऊतकों तक पहुँच गया, और कार्बन डाइऑक्साइड है पूरे ऊतकों से
कहाँ फेफड़े में आ गया, अब फेफड़े से कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो देख रहे हैं गैसों का आदान प्रदान हो गया का दूसरा, ठीक है, कौन सी हो गया, गैसीय विनिमय। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गैसीय विनिमय। देखिए इसमें ऑक्सीजन को ऊतकों तक तथा ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैसीय विनिमय, ठीक है। दो भाग होगा, तीसरा भाग कौन सी होगा, कोशिकीय शोषण। अब बताइए कोशिकीय शोषण कहाँ होता है, तो कोशिकाओं के अंदर होता है, ठीक है। हमारे शरीर में जो भी अरबों कोशिकाएं हैं, लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, हर कोशिका में कौन सी होता है, कोशिकीय शोषण। शोषण जो होता है समझ लीजिए क्या होता है, कोशिका के अंदर होता है कोशिकीय शोषण, यही मेन है सबसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग जो कुछ भी खाए रहते हैं ना, ग्लूकोज रहेगा, ग्लूकोज कहाँ जाएगा, हमारे कोशिका में जाएगा। अब उस कोशिका में देखिए ऑक्सीजन पहुँचेगा, ऑक्सीजन उसको तोड़ेगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन तोड़ेगा तो क्या मिलेगा, वहाँ से ऊर्जा बनेगा, ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा, जल बनेगा। ये क्रिया कहाँ हो रही है, कोशिका में हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं कौन सी, कोशिकीय शोषण। चलिए इसका परिभाषा भी तो पढ़ के सुना देते हैं, देखिए ध्यान से। यानी यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है। इस क्रिया में भोज्य पदार्थ मतलब वही ग्लूकोज जो खाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल में टूट जाता है तथा एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी मतलब ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक। इस तरह से अभी तो हम लोग पढ़ लिए खाली कौन सी, श्वसन के बारे में, यानी श्वसन क्या होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे श्वसन कितने प्रकार का होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको पढ़ना मत भूलिएगा, ठीक है। आगे हम लोग समझ लेते हैं श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं श्वसन के प्रकार, यानी श्वसन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहले वाले को बोलते हैं वायवीय श्वसन और दूसरे वाले को बोलते हैं अवायवीय श्वसन। इनका एक एक नाम और है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। वायवीय श्वसन को हम लोग ऑक्सी श्वसन भी बोलते हैं और अवायवीय श्वसन को हम लोग अनाक्सी श्वसन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी श्वसन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ठीक है, यानी वायवीय श्वसन या फिर ऑक्सी श्वसन। दूसरा होता है अवायवीय श्वसन या फिर अनाक्सी श्वसन। आप लोग एक नाम याद कर लेंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। या तो याद करिए वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, या फिर याद करिए ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। कोनो एक ठोरा लिख देंगे तब पर भी, ठीक है, काम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन याद दोनों होना चाहिए। अब इसको पढ़ लेते हैं कि आखिर में ये होता क्या है। वायवीय श्वसन जिसको ऑक्सी श्वसन बोलते हैं, अवायवीय श्वसन जिसको अनाक्सी श्वसन बोलते हैं, ये वास्तव में होता कैसे है, ठीक है, ये क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले समझने आ रहा है हम लोग वायवीय श्वसन जिसको हम लोग ऑक्सी श्वसन भी बोलते हैं, ठीक है, यानी ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। इस प्रकार के श्वसन को हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं या फिर ऑक्सी श्वसन कहते हैं। यानी ऐसा श्वसन की यह वह क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सी श्वसन। देख लीजिए ऑक्सी श्वसन मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता। ऑक्सी का दूसरा नाम कौन सी है, वायवीय श्वसन मतलब वायु की आवश्यकता, यानी इसको इसका परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी श्वसन की वह क्रिया, यानी ऐसा श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होता है, ठीक है, या फिर जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कौन सी, ऑक्सी श्वसन, ठीक है, या फिर वायवीय श्वसन, ठीक। अब देख लीजिए इसका परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब इस श्वसन में क्या होता है इसको समझ लीजिए, ठीक है। हम आपको पिछले वीडियो में मतलब पीछे पढ़ा चुके हैं कि श्वसन से क्या होता है, हमको ऊर्जा मिलता है, श्वसन से ऊर्जा मिलता है। अच्छा बताइए ये जब श्वसन हो रहा वायवीय श्वसन, इससे भी कौन सी मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। अब ऊर्जा मिलता किससे, तो ग्लूकोज से। जब ग्लूकोज का क्या होगा, दहन होगा, यानी ग्लूकोज टूटेगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और कौन सी निकलेगा उसमें से, ऊर्जा निकलेगा, ठीक है। उसी तरह जैसे हम लोग ग्लूकोज खा लिए हैं, ठीक है, जब ग्लूकोज खाएंगे तो हम लोग के शरीर के अंदर कौन सा श्वसन होगा, वायवीय या फिर ऑक्सी श्वसन। यानी जो भी जंतु होते हैं ना पृथ्वी पर, उन सब के अंदर वायवीय श्वसन हो गया, ठीक है। वायवीय श्वसन होता है, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ठीक है, इन सब के अंदर कौन श्वसन होगा, वायवीय या फिर ऑक्सी श्वसन। इसमें होता क्या, ध्यान से देखिएगा। हम लोग कौन सी खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं। जब ग्लूकोज को खाएंगे, ठीक है, मतलब ग्लूकोज मान हमारे पेट में गया, ठीक है, अब हमारी पेट में गया, पेट के छोटी आंत में गया, वहां से अवशोषित हो करके वो कहाँ गया, रुधिर के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में चला गया, पूरे शरीर के पूरे कोशिका में चला गया। अब ग्लूकोज कहाँ पहुंच गया,
कोशिका में। अब कोशिका के अंदर कौन सी है, कोशिका द्रव्य है। अब जे हूँ कोशिका के द्रव्य में पहुंचेगा, अब ग्लूकोज जो है 2 भागों में टूट जाएगा। अच्छा बताइए ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज C6 होता है ना, C6H12O6, यानी ग्लूकोज में जब 6 कार्बन होते हैं, ये 6 कार्बन कोशिका द्रव्य में जे हूँ पहुंचेगा, वो 2 भागों में टूट जाएगा, यानी 3-3 कार्बन में। के कार्बन में, 3-3 कार्बन में, यानी C3 और C3 में 3-3 कार्बन के 2 टुकड़े हो जाएंगे इसमें। ठीक है, ग्लूकोज के टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए। उन दोनों टुकड़ों को हम लोग बोलते हैं कौन सी, पाइरुविक अम्ल, या फिर पाइरुवेट भी बोलते हैं। चाहे पाइरुवेट बोल दीजिए या फिर कौन सी बोल दीजिए, पाइरुविक अम्ल। ये कहाँ पर हुआ है, तो कोशिका द्रव्य में। जो ही ग्लूकोज कहाँ पहुंचा, कोशिका द्रव्य में पहुंचा, तो ग्लूकोज 2 भागों में टूट गया, C3 अलग C3 अलग। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइरुविक अम्ल। इसके टूटने की प्रक्रिया को देखिए, 6 से 3-3 में टूट गया, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। यानी जब 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 2 भागों में टूट गया, इस प्रक्रिया को बोलेंगे कौन सी, ग्लाइकोलाइसिस। और जो 2 भागों में टूट करके बना हुआ है, उसको बोलते हैं कौन सी, पाइरुविक अम्ल। ये कहाँ पर हो रहा, कोशिका द्रव्य में हो रहा। कहाँ पर हो रहा, कोशिका द्रव्य में हो रहा। ठीक है, अब यहीं से डिपेंड करता है कि अब आगे ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो वायवीय शोषण, नहीं मिलेगा तो अवायवीय शोषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए, यहाँ तक तो हो गया, पाइरुविक अम्ल बन गया है। अब इस पाइरुविक अम्ल को कौन सी मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। नहीं, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसको क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन। अब जो ही ऑक्सीजन इसको मिलेगा, किसको, इस पाइरुविक अम्ल को। ठीक है, पाइरुविक अम्ल मतलब C3 जो है। अब ये फिर से जलेगा, और जलेगा कहाँ पर जाकर के, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि कोशिका के अंदर एक कोशिकांग पाया जाता है, इसको बोलते हैं कौन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। अब उस माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, इस पाइरुविक अम्ल का दहन करेगा। जब पाइरुविक अम्ल का दहन करेगा ना, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और कौन सी निकलेगा, जल निकलेगा, और कौन सी निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर के ठौरा पाइरुविक अम्ल है, 2 ठौरा है ना, तो इसलिए अब दोनों पाइरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, दहन करेगा, तोड़ेगा, उसको जलाएगा, क्या बनाने के लिए, ऊर्जा। तो एक पाइरुविक अम्ल जब, ठीक ना, दहन होता है ना, उसमें से 3 ठो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अच्छा बताइए, एक पाइरुविक अम्ल से जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो 2 पाइरुविक अम्ल से कितना निकलेगा, 6 ठो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ना। देखिए 6 ठो कौन सी निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा 6 ठो कौन सी निकल गया, पानी। अच्छा अभी बताएं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तो निकलबे करेगा, उसके साथ साथ बहुत सारा कौन सी निकलेगा, ऊर्जा। वो भी कितना ऊर्जा निकलेगा, 38 ATP। यानी एक ग्लूकोज का अणु देख रहे हैं कितना ऊर्जा दे रहा है, 38 ATP। ठीक है, किस शोषण में, वायवीय या फिर ऑक्सी शोषण में। ठीक है, इसमें यानी इस वायवीय या ऑक्सी शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण दहन हो जाता है, यानी पूरा का पूरा ग्लूकोज देखिए जल करके, दहन हो करके कौन सी बना दिया, 38 ATP ऊर्जा बना दिया। ठीक है ना, तो आशा करते हैं हाई वाला समीकरण आप लोग समझे होंगे। अब से फिर से समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत जरूरी है। देख लीजिए हम लोग क्या खाते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज देख लीजिए, ग्लूकोज पहले जाएगा कहाँ, हमारे कोशिका द्रव्य में। अब कोशिका द्रव्य में जाकर के 2 भागों में टूटेगा, उन दोनों भाग को क्या बोलेंगे, पाइरुविक अम्ल। पाइरुविक अम्ल या फिर पाइरुवेट बोलते हैं, तो पाइरुविक अम्ल बोल दिए। देखिए 6 कार्बन आता है ग्लूकोज में, तो देखिए 2 अणु जब बन गया पाइरुविक अम्ल का, यानी 3-3 कार्बन वाला है का, तो पाइरुविक अम्ल में क्या कार्बन होता है, 3 कार्बन होता है। ठीक है, 3-3 कार्बन वाला 2 ठौरा का बन गया पाइरुविक अम्ल। ये कहाँ पर हुआ, एकदम कोशिका द्रव्य में। 6 से 3 ठौरा में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ये इतना काम तो कोशिका द्रव्य में हो रहा। एक बाद देख लीजिए, अब इस पाइरुविक अम्ल को कौन सी मिल जाता है, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन। अब जो ही ऑक्सीजन मिल जाता है, अब माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर है, कोशिका के अंदर कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पकड़ के इसको क्या कर देता है, जला देता है। अब जलाएगा तो कौन सी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकलेगा। ठीक है ना, इस प्रक्रिया को यानी कार्बन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जब कौन सी इस पाइरुविक अम्ल को जलाता है, दहन करता है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्रेब्स चक्र। क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र। यानी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऊर्जा जब बनाया जाता है ना, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेब्स चक्र। ठीक है ना, तो क्रेब्स चक्र जब चलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, और क्या नाम, ATP ऊर्जा बनता है, 38 ATP ऊर्जा बनता है। ठीक है, तो देख रहे हैं ऊर्जा बन कहाँ रहा, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कौन सी, सेल का पावर हाउस। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का कौन सी, ऊर्जा घर या फिर ऊर्जा गृह बोला जाता है।
कोशिका का पावर हाउस किसको बोला जाता है, तो सेल को बोला जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि कौन चीज वायवीय श्वसन समझ में आया होगा। ठीक, दूसरा समझिए कौन चीज अवायवीय श्वसन। ठीक, थोड़ा सा हम ज्यादा टाइम ले रहे हैं, घबराइएगा मत, या फिर जा सकते हैं वीडियो छोड़ करके। ठीक है, दूसरा कौन सी है, अवायवीय श्वसन या फिर अनाक्षीय श्वसन। वैसे नाम से पता चल जा रहा, अवायवीय मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी हवा की अनुपस्थिति में ऐसा भी श्वसन होता है जो हवा की अनुपस्थिति में होता है, उसे क्या बोलते हैं, अवायवीय या फिर अनाक्षीय श्वसन। यानी यह श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की क्या होती है, अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इस श्वसन को क्या बोलते हैं हम लोग, अनाक्षीय श्वसन कहा जाता है। अनाक्षीय श्वसन जानते हैं इस सूक्ष्म जीवों में होता है। अक्षीय श्वसन देखिए जीव जंतुओं में होता है, खाली बड़े बड़े जानवरों में, लेकिन अनाक्षीय श्वसन जो होता है ना, वो सूक्ष्म जीव, जैसे कुछ बैक्टीरिया हो गए, ईस्ट का नाम सुने होंगे, ईस्ट में कौन सा श्वसन होता है, तो यह अनाक्षीय या फिर अवायवीय श्वसन होता है। इसमें क्या होता है, ठीक है, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं या फिर जो ईस्ट होता है ना, वो ग्लूकोज को क्या कर देता है, ठीक ना, जब ग्लूकोज का दहन करेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा ना, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, लेकिन वहां से एक चीज और बन जाता है, एथिल एल्कोहल। कौन सी बन जाता है, एल्कोहल का निर्माण कर देता है। किस श्वसन में, अवायवीय श्वसन में। यहाँ देखिए हे वाले में क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता था, लेकिन हमें कार्बन डाइऑक्साइड और कौन सी बनेगा, एथिल एल्कोहल, यानी शराब जिसको हम लोग बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं, एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ठीक ना, अब देखिए कैसे होता है। देखिए यहाँ तक आधा प्रक्रिया तो सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज हम लोग भी खाते हैं, बैक्टीरिया भी खाएंगे। बैक्टीरिया ग्लूकोज खाया, ठीक ना, ग्लूकोज का एक अणु खाया बैक्टीरिया, ठीक ना। अब ग्लूकोज का एक अणु जो है उसके कोशिका द्रव्य में जब जाएगा, क्या अणु में टूट जाएगा, दो ठोरों में, 3-3 कार्बन वाले में, 6 कार्बन वाला है, 3-3 कार्बन वाले में टूट जाएगा, यानी उस 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, पायरुविक अम्ल। यानी हाई समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, पायरुविक अम्ल या फिर पायरुवेट बोलते हैं। पायरुविक अम्ल में क्या कार्बन होता है, पायरुविक अम्ल में 3 कार्बन, 3 कार्बन यानी 2 ठोरा है, यानी क्या हो जाएगा, 6 ठोरा हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक ना, चलिए, यानी ग्लूकोज का एक अणु 2 भागों में टूट गया, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पायरुविक अम्ल। कहाँ पर टूटा है, कोशिका द्रव्य में, हम लोग के नहीं, बैक्टीरिया के, ईस्ट के कोशिका द्रव्य में। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकोलाइसिस। देखिए यहाँ तक सेम है का, इसमें भी और इसमें भी। अब आगे देखिए अलग हो जाता है। यहाँ तो ऑक्सीजन मिल गया था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या होता है, अनुपस्थिति में, किसमें होता है, ईस्ट में होता है। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, इस श्वसन होगा ना, अभी जो पायरुविक अम्ल है ना, ये देखिए क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनबे किया और कौन सी बना दिया, C2H5OH। इसको बोलते एथिल एल्कोहल है। कौन सी है, एथिल एल्कोहल। ठीक ना, एथिल एल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल हो गया। क्या बताइए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना नहीं, इसमें कौन सा बन गया, एथिल एल्कोहल। और देखिए इसमें देख लीजिए खाली कितना ऊर्जा का निर्माण होता है, केवल 2 ATP ऊर्जा। कितना ATP, 2 ATP ऊर्जा। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ था, तो इसमें भी कितना ATP निकलता, 38 ATP। तनी अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस श्वसन में ज्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है, तो अक्षीय श्वसन में, और किसमें कम होता है, तो अनाक्षीय श्वसन में। अक्षीय श्वसन में कितना ATP, 38 ATP, लेकिन अनाक्षीय श्वसन में कितना ATP, केवल 2 ATP। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की प्रक्रिया को देख लीजिए। पायरुविक अम्ल से एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं, किण्वन। अभी आप लोग पढ़ेंगे, 10वीं पढ़ेंगे, 12वीं पढ़ेंगे, किण्वन विधि द्वारा एथिल एल्कोहल का निर्माण। तो वहाँ ईस्ट लेंगे, किण्वन करवाएंगे, कौन सी बनेगा, एथिल एल्कोहल। यहाँ पर भी देखिए ईस्ट द्वारा कौन सी एथिल एल्कोहल बना का, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, किण्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किण्वन। ठीक है, यहाँ किण्वन हो गया। देख लीजिए ये पूरा का पूरा प्रक्रिया जो हुआ है ना, ये बताइए इसमें कहीं माइटोकॉन्ड्रिया आया, नहीं आया। इसलिए ये पूरा का पूरा अवायवीय श्वसन कहाँ पर होता है, खाली कोशिका द्रव्य में होता है। लेकिन वायवीय श्वसन कहाँ पर होता है, ये कोशिका द्रव्य में प्लस कहाँ जाकर के, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। लेकिन ये खाली कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में ये संपन्न होता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। यानी हम लोग कौन सी पढ़ लिए, श्वसन के प्रकार, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग समझ लिए। बार बार रिवीजन करेंगे, आप लोग का टाइम बर्बाद होगा छुट्टा। ठीक है, आप लोग वैसे समझदार हैं। ठीक है, अब इसके आगे देख लीजिए क्या पढ़ेंगे। अभी हम लोग के अंदर भी कभी कभी यही श्वसन हो जाता है, अवायवीय श्वसन। अभी तो आपको बताएं छोटे छोटे बैक्टीरिया में होता है खाली ना, ठीक है, लेकिन नहीं, हम लोग के अंदर भी क्या हो जाता है, ये अवायवीय श्वसन हो जाता है। अब कब होता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है,
चलिए इसको मिटा करके समझा दें का, चलिए इसको मिटा करके समझा देते हैं कि हम लोग के अंदर कैसे अवायवीय श्वसन होता है। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि मनुष्य के अंदर अवायवीय श्वसन कब होता है और किस प्रकार से होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। हम जानते हैं वैसे तो मनुष्य के अंदर वायवीय श्वसन होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है, इसलिए उसको वायवीय श्वसन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ विशेष कंडीशन में मनुष्य के अंदर भी अवायवीय श्वसन होने लगता है, ठीक है। अब ये अवायवीय श्वसन मनुष्य के अंदर कब होगा इसको समझ लेते हैं। हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है अवायवीय श्वसन मनुष्य के अंदर। जैसे मान लीजिए जब मनुष्य, मान लीजिए कोई भी मनुष्य है वो तेजी से दौड़ने लगे, ठीक है, कोई तेजी से व्यायाम करने लगे या फिर कोई भारी वजन वस्तु उठाने लगे, ठीक है, उस स्थिति में उसके शरीर को, ठीक है, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होता है। अब उसके शरीर को ज़्यादा ऊर्जा कब मिलेगा? जब उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बाहर से मिलेगा, तभी तो ऊर्जा बनेगा उसके शरीर में। तो इस स्थिति में मान लीजिए जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, ठीक है, तो उस स्थिति में उसके शरीर को पर्याप्त, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाती है। तो इस कंडीशन में उसके शरीर में कौन श्वसन होने लगता है? अवायवीय श्वसन, जो बिना ऑक्सीजन के ही होने लगता है, ठीक है। यानी उस समय उसके शरीर में दोनों श्वसन हो रहा है, कौन सी? वायवीय भी और अवायवीय भी, ठीक है। वायवीय श्वसन कहाँ हो रहा है? उसके शरीर के जो कोशिकाएं हैं, कोशिका में कौन सी है? कोशिका तरफ उसके अंदर कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें देखिए वायवीय श्वसन हो रहा है, उसमें ऊर्जा भी बन रहा है। कितना एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा? 38 एटीपी। अब मान लिया कोई व्यक्ति भाग रहा, दौड़ रहा है, तो उसको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए ना, 38 एटीपी से काम नहीं चल रहा है, उसको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। अब ज़्यादा ऊर्जा कब बनेगा? हमारा शरीर देख लीजिए, तो उस समय अवायवीय श्वसन भी करने लगता है। हम जानते हैं अवायवीय श्वसन में भी 2 एटीपी ऊर्जा बनता है, वो 2 एटीपी भी हमारे शरीर को क्या होता है? ज़्यादा लाभ पहुंचाता है, कुछ तो ऊर्जा बन रहा है अवायवीय श्वसन से। इसलिए हमारा शरीर देख लीजिए, हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो कौन सा श्वसन करने लगती हैं? अवायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। देखिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसको, लेकिन फिर भी कौन सा श्वसन करने लगी? वो सब अवायवीय श्वसन करने लगी। अब इस श्वसन में होता क्या है, ठीक है, इस श्वसन में ही होता है जो ग्लूकोज होता है ना, जो ग्लूकोज 6 कार्बन वाला ग्लूकोज होता है ना, पहले टूटेगा किसमें? पाइरूवेट में, ठीक है, 3 कार्बन वाले में। अब वो पाइरूवेट आगे चल के बदल जाता है लैक्टिक अम्ल में। लैक्टिक अम्ल अब प्लस 2 एटीपी कौन सी बना देता है? ऊर्जा बना देता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, ठीक है ना। यानी ऑक्सी श्वसन में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है ना, लेकिन अनाक्सीय श्वसन, जब मनुष्य के अंदर अनाक्सीय श्वसन होगा ना, उसमें देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, उसमें क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल। अब यह लैक्टिक अम्ल जब हमारी मांसपेशियों में जाकर के जमा हो जाता है तो हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प आने लगता है। अब क्रैम्प क्या होता है? यानी क्रैम्प आने का मतलब हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है, मांसपेशियां दर्द करने लगती है, ठीक है, मांसपेशियों में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे शरीर में क्रैम्प क्यों आता है? मांसपेशियों में दर्द क्यों आता है? तो हमारे शरीर में देख लीजिए कौन सा अम्ल जमा हो गया है हमारी मांसपेशियों में? लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल कब बनता है? जब हमारे शरीर में अवायवीय कौन सी श्वसन होगा, तब होगा, ठीक है। देखिए अवायवीय श्वसन हमारे शरीर में कैसे हो रहा है, देख लीजिए। ग्लूकोज का एक अणु जब हम लोग खाते हैं, मान लीजिए ग्लूकोज खाते हैं, तो क्या किस में टूटेगा? पाइरूवेट या फिर पाइरुविक अम्ल में, ठीक है। 6 कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाले में कितने में टूट जाएगा? 2 ठोरों में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। कहाँ पर होता है ये? कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। इसको हम लोग विस्तार से पढ़े हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए, ई पाइरुवेट आगे चल के किसके अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तभी तो अवायवीय श्वसन हो रहा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। कहाँ पर होता है? मांसपेशियों में, हमारे मांसपेशियों में होने लगता है। अभी पाइरुवेट आगे बदल गया किसमें? लैक्टिक अम्ल में, और थोड़ा सा ऊर्जा मिल गया। ऊर्जा तो देखिए हमारे शरीर उपयोग कर लेगा, लेकिन इसका उपयोग नहीं कर पाता। ये कहाँ पर जमा हो जाता है? हमारे मांसपेशियों में जमा हो जाता है। मांसपेशियों में जमा हो जाएगा तो हमारे मांसपेशियों में आने लगेगा क्रैम्प, यानी खिंचाव आने लगेगा, दर्द होने लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से कब होता है? जब हम ज़्यादा काम एक ही बार में करने लगते हैं अचानक में, तब होता है कौन सी? अवायवीय श्वसन, ठीक है। कभी आप लोग देखे होंगे, यानी एक आध दिन काम कर देते हैं, ज़्यादा काम कर देते हैं, उसके बिहान भर देखेंगे कि देह में पूरा दर्द करता है। तो क्यों दर्द करता है? वो आपके मांसपेशियों में कौन सी जमा है? लैक्टिक अम्ल। जब तक मांसपेशियों में रहेगा तब तक आपके शरीर में क्या होगा? दर्द होगा, ठीक है। आप लोग देखेंगे कितना लोग जिम जाते हैं, शुरुआत में जाएंगे 2 दिन, ठीक है, तीसरे दिन घरे बैठे जाते हैं। क्यों? क्योंकि बताइए जब पहला दिन जाते हैं तो खूब, ठीक है, सोचते हैं कि दिन में पहलवान बन जाए। अब खूब भारी वजन चीज उठा लेते हैं, उन्हें समझ पाते हैं कि हमारे शरीर को बताइए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए,
पर्याप्त मात्रा में मिलेगा नहीं तो हमारे शरीर में अनाक्षी श्वसन चालू हो जाएगा, उसमें क्या बनने लगेगा, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल बनेगा तो मांसपेशियों में जमा हो जाएगा, जब भारी भारी चीज़ें उठाएंगे, ज़्यादा मेहनत ज़्यादा व्यायाम कर देंगे, ठीक है, तो उस समय लैक्टिक अम्ल बन जाके हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाता है। इस तरह से हमारी मांसपेशियाँ क्या होती हैं, दर्द करने लगती है। 2 दिन तक दर्द करती है, 3 दिन तक क्या होती है, दर्द करते ही रहती है, जिम भी क्या हो जाता है, छूट जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जब व्यायाम कर देते हैं या फिर कोई भारी वस्तु उठा लेते हैं, दौड़ लेते हैं, तब क्या होता है, हमारे शरीर में अवायु श्वसन हो जाता है, ठीक है। खाली मनुष्य के अंदर अवायु श्वसन नहीं होता है, ठीक है, शेर के अंदर भी होता है, वो अभी तो अचानक में भागने लगता है बहुत तेज, चीता हो गया उसके अंदर भी होता है, हिरन हो गया उसके अंदर भी कौन सी अवायवी श्वसन होता है, कोई मनुष्य के अंदर केवल नहीं होता है, ठीक है। तो बड़े बड़े जानवर के अंदर भी क्या होता है, अवायवी श्वसन होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। कब, जब वो लोग ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा व्यायाम करेंगे, ज़्यादा दौड़ेंगे भागेंगे, तब उस स्थिति में होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं यह भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए पूरे के पूरे श्वसन को अगले 5 मिनट में हम समझ लेते हैं, ठीक है, कि पूरक श्वसन क्या होता है, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, सबको 5 मिनट में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। आप लोग को एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इस डायग्राम के माध्यम से हम पूरे के पूरे श्वसन को समझाने जा रहे हैं कि श्वसन क्या होता है, श्वसन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। आप लोग के किताब में एक डायग्राम दिया होगा, उसको आप लोग देख करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ इसको समझा दे रहे हैं, ठीक है। उसी डायग्राम जल्दी कोई समझाता नहीं, लेकिन हम समझा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है, ठीक है। अभी श्वसन क्या बताया आपको कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। भोजन मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या प्राप्त करना, ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक है। अब ग्लूकोज से ऊर्जा कब प्राप्त होगा, जब ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में जाएगा, ठीक है। कोशिका के अंदर उस ग्लूकोज का क्या होगा, दहन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन होगा, तब क्या बनेगा, ऊर्जा बनेगा। इसी को क्या बोलते थे, श्वसन बोलते थे, ठीक है। हम श्वसन का प्रकार पढ़े हैं, श्वसन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में क्या होता है, वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जो श्वसन, उसको वायवीय श्वसन बोलते हैं। अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कितने कार्बन होता है, 6 कार्बन होता है, ठीक है। इसलिए 6 कार्बन वाला एक अणु है, ग्लूकोज का एक अणु है जिसमें कितने कार्बन होगा, 6 कार्बन वाला होगा, ठीक है। अब ये ग्लूकोज का एक अणु देख लीजिए, जब हम लोग मान लीजिए ग्लूकोज खाते हैं तो हमारे जाएगा कहाँ, कोशिका द्रव्य में जाएगा। अब उस कोशिका द्रव्य में ये ग्लूकोज 2 भागों में टूट जाता है, के भागों में, 2 भागों में, यानी 6 कार्बन वाला 2 भागों में टूटेगा, 3-3 कार्बन वाले में टूटेगा, यानी कोशिका द्रव्य में जा करके 3-3 कार्बन के 2 अणु में टूट जाता है। उस 3-3 कार्बन वाले अणु को क्या बोलते हैं हम लोग, पाइरुवेट, क्या बोलते हैं, पाइरुवेट बोल दिया, या फिर पाइरुविक अम्ल। देख लीजिए इस प्रोसेस को, टूटने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ध्यान से देखिएगा, ग्लूकोज था, कोशिका द्रव्य में गया, 2 ठोरम क्या टूट गया, पाइरुवेट के अणु में, 2 अणु में। ये बताइए, ये पाइरुवेट में क्या कार्बन होता है, 3 कार्बन होता है। देख लीजिए, एक ग्लूकोज टूटेगा के पाइरुवेट में, 2 पाइरुवेट में, ठीक है। एक पाइरुवेट में क्या कार्बन रहेगा, 3 कार्बन, क्योंकि देखिए 3 कार्बन मिलकर तभी तो 6 कार्बन वाला होगा, 2 ठोरम नहीं, पाइरुवेट बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ से डिपेंड करता है कि श्वसन के कौन प्रकार का होगा, ऑक्सीय होगा कि अनाक्सीय होगा, ठीक है। यदि इस पाइरुवेट को ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीय श्वसन कर देगा, इस पाइरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिला तो अनाक्सीय श्वसन हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अब ये जो पाइरुवेट है, इस पाइरुवेट में देख लीजिए, यानी ऑक्सीजन के आधार पर बांटेंगे कि ऑक्सीय होगा कि अनाक्सीय होगा, ठीक है, यानी वायवीय होगा कि अवायवीय, ठीक है। अब इसी पाइरुवेट को देखिए, ईस्ट में, यानी छोटे बैक्टीरिया यानी ईस्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, क्या हो जाए, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। जब इस पाइरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो गया, किसमें, ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो गया, तो यह पाइरुवेट बदल गया किसमें, एथिल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और बहुत कम ऊर्जा मिला, खाली करना 2 ATP। देख लीजिए, ये पाइरुवेट जो है ईस्ट में जा करके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण किया तो क्या बनाया, एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP ऊर्जा बनाया। अब देख लीजिए, अब यह पाइरुवेट ऑक्सीजन मिल गया, इसको क्या मिल गया, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेगा, शोषण करेगा। अब बताइए, ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब ये शोषण कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रियम होगा, कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रियम। लेकिन नहीं कहाँ था, कोशिका द्रव्य में हो रहा था, ठीक है, लेकिन नहीं कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रियम में। जब बताइए इस पाइरुवेट को ऑक्सीजन मिल गया, बताइए पाइरुवेट जलेगा, क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जल निकलेगा, और कितना ऊर्जा निकला, 38 ATP ऊर्जा निकल गया। किस शोषण में, इस शोषण को हम लोग बोलेंगे ऑक्सी शोषण। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ है। क्या बोलेंगे, कौन सी, अनाक्सी शोषण या फिर अवायवीय शोषण, ठीक है। अब तीसरा वाला देख लीजिए, अब फिर इसी पाइरुवेट को
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला। अब ई कहाँ होगा, मान लीजिए हम मानव में देख रहे हैं कि अनाक्षी श्वसन कैसे होता है, ठीक है। यानी ये कहाँ पर होता है, हमारी मांसपेशियों में होता है। कब, जब हमारी मांसपेशियों में यानी इस पाइरूवेट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो हमारी मांसपेशियां देख लीजिए, ठीक है, इस पाइरूवेट को किस में बदल देती हैं, लैक्टिक अम्ल में, और 2 एटीपी ऊर्जा बनता है। यह लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिससे हमारी मांसपेशियां दर्द करने लगती हैं, मांसपेशियों में क्रैंक आने, कौन सी क्रैम्प आने लगता है, ठीक है, खिंचाव होने लगता है, ठीक है, दर्द होने लगता है। क्यों, क्योंकि यह लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में जमा हो जाता है। इस प्रकार से देख लीजिए श्वसन के प्रकार के। अब यहाँ ऐसा मत बोल लीजिएगा 1 प्रकार 2 प्रकार 3 प्रकार, ध्यान से तो देखिए, ये दोनों में ऑक्सीजन का कौन सी अनुपस्थिति है मतलब ये दोनों में कौन सी हुआ, अनाक्षी श्वसन, लेकिन हमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ थी, इसमें क्या हुआ, आक्षी श्वसन। तो श्वसन के प्रकार का तो 2 प्रकार का, ठीक है, ऑक्सी, दोनों का हो गया अनाक्षी, ठीक है ना। इसमें क्या बना, एथिल अल्कोहल बना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना, और इनमें क्या बन गया है, लैक्टिक अम्ल बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा का पूरा श्वसन देख लीजिए, इसमें श्वसन भी आ गया, श्वसन के प्रकार कितने होता है वो पूरा इस डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि डायग्राम आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए अब आक्षी और अनाक्षी श्वसन में अंतर पढ़ लेते हैं, यानी आक्षी और अनाक्षी श्वसन में क्या क्या डिफरेंस यानी अंतर होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। आपके आंखों के सामने देखिए बोर्ड पर हम कुछ अंतर लिख दिए हैं आक्षी और अनाक्षी श्वसन में, अब इसको हम समझा देते हैं, ठीक है। यानी आक्षी श्वसन को हम लोग वायवीय श्वसन भी बोलते हैं और अनाक्षी श्वसन को हम लोग अवायवीय श्वसन भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला अंतर यही होता है, आक्षी श्वसन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है, यानी आक्षी श्वसन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अनाक्षी श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। पहला अंतर हो गया, आक्षी श्वसन देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अनाक्षी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। पहला अंतर हो गया। दूसरा देखिए, इसमें ठीक है ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से होता है, यानी जो वायवीय श्वसन या फिर आक्षी श्वसन है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, यानी पूरा का पूरा ग्लूकोज का दहन हो जाता है, किसमें, इस आक्षी श्वसन में। लेकिन इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, आंशिक रूप से केवल ही दहन हो पाता है, पूर्ण रूप से इसमें ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, यानी पूर्ण रूप से ग्लूकोज जलता नहीं है, इसमें ग्लूकोज का होता है पूर्ण रूप से जल जाता है, ठीक है। इसलिए इसमें ज़्यादा ऊर्जा बनेगा, इसमें कम ऊर्जा बनेगा, ठीक है। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं सब कुछ विस्तार से, ठीक है। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा देखिए, इसमें अंतिम उत्पाद क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, यानी आक्षी श्वसन में अंतिम में जब ग्लूकोज जल जाता है तो ऊर्जा तो बनबे करता है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, लेकिन इसमें देखिए एथिल अल्कोहल और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी अनाक्षी श्वसन में एथिल अल्कोहल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन आक्षी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा, जल बनेगा। ये तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर देख लीजिए क्या होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कौन सा, आक्षी श्वसन या फिर वायवीय श्वसन, ये कहाँ होगा, हमारी कोशिका के अंदर एक कोशिकांग होगा माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी उस माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, ठीक है। कौन श्वसन होता है, आक्षी श्वसन होता है, तो वहाँ से ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, लेकिन ये कोशिका द्रव्य में हो जाता है, ठीक है। कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसी में क्या हो जाता है, ये श्वसन, जिसको क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन या फिर अनाक्षी श्वसन। ये कहाँ पर होता है, तो कोशिका द्रव्य में हो गया, ठीक है। ये चौथा अंतर हो गया। पांचवा देख लीजिए, इसमें कितना ऊर्जा का निर्माण होता है, तो 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, लेकिन इसमें केवल 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण हो पाता है, ठीक है। अनाक्षी श्वसन में 2 एटीपी ऊर्जा बनता है और आक्षी श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आक्षी और अनाक्षी श्वसन में देखिए हम लोग 5 क्या देख लिए, अंतर देख लिए, ठीक। कभी कभी आक्षी और अनाक्षी श्वसन पेपर में पूछ देता है, 4 नंबर में पूछेगा, ठीक है, 4 या फिर 2 नंबर में पूछ दिया, तब पर भी 5 आप लोग को याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। आक्षी तथा अनाक्षी श्वसन क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है, ये सब अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को आक्षी और अनाक्षी श्वसन में अंतर अच्छे से समझ में आया होगा।